Students, my name is Richa and I'm going to start a very important chapter of class 9 physics, that is force and laws of motion. ठीक है, आज हम क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मेरे को ये जानना होगा कि व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या होता है? तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्लास 8 में भी पढ़ा होगा ना, फोर्स एनीथिंग इन अ फॉर्म ऑफ पुल और पुश इज नोन एज फोर्स. ये सही है, पुल और पुश के फॉर्म में आता है, उसको हम फोर्स कहते हैं. बट एक फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट. एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है, जैसे मैं इस पे डाल रही हूँ, एक बाहरी मतलब प्रयास जिसको बोल सकते हैं हिंदी में. एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में हो जाए, रेस्ट में है तो मोशन में हो जाए. उसके डायरेक्शन में चेंज होते हैं, उसके डायमेंशन यानी शेप एंड साइज में चेंजेस होते हैं. तो दैट इज नोन एज फोर्स. ओके, सो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. एनी एक्सटर्नल एफर्ट in the form of pull or push which changes or tends to changes. ये लिखना जरूरी है. or tends to changes its state of motion. स्टेट ऑफ मोशन में इसके डायरेक्शन, इसके रेस्ट, सारे पोजीशन को हम बता सकते हैं. स्टेट वो जिस अवस्था में, स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन of the body. So this is the definition of force. Any external effort in the form of pull or push which changes or tends to change its state of motion or dimension of the body. Dimension means shape and size. Shape and size में भी changes होते हैं. तो ये force को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से. So we represent force by F. And what is the F हो गया? F इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. कैसे पता लगेगा? ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है? M एंड E होता है. M क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट नीड्स मैग्नीट्यूड ओनली. बट एक्सेलरेशन आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको. एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. तो सिंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा. ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन. एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी, हाँ यस, पहले इसको वो मैं बता, सीजीएस फॉर्म में, सीजीएस यूनिट में न्यूटन को बोल इज डाइन, DYN डाइन. एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन. ओके, ये कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल्स में हमें करना होगा, तो मैं ये बहुत काम का आता है. तो ये हमारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट, अंडरस्टूड. अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट में अगर केजी वेट है दैट इज 9.8 न्यूटन. ठीक है, केजी वेट में. अगर ग्राम वेट है, ग्राम वेट फोर्स, ठीक है, ग्राम वेट फोर्स, केजी वेट फोर्स इक्वल टू 980 डाइन. डाइन नॉट डाइन, DYNE. सो ये हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट हो गया. ये हमारा एब्सोल्यूट यूनिट हो गया. हमें न्यूमेरिकल्स में इससे काफी हेल्प मिलेगी. अगर आपको केजी वेट में दिया रहता है तो आपको न्यूटन में चेंज करना होगा इसको, तो आप इसको न्यूटन में चेंज कर सकते हैं. 9.8 इक्वल टू केजी वेट. ओके, तो ये हमारा फोर्स हो गया. और इसके हमने ऐसा यूनिट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीजें को देखी. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम.
मोमेंटम क्या होता है देखते हैं। मोमेंटम को पहले हम लोग ये जानेंगे, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप समझोगे तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आएगा। P इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या होता है? एम मास, ठीक है, एंड वी व्हाट इज वेलोसिटी। तो देखिए, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई since mass is a scalar quantity but velocity is a vector quantity, that's why momentum is also a vector quantity. तो it is a, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is a product of mass and velocity of a body, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आ गया कि ये मतलब प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। इसको आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू जीरो, या मास जीरो होगा तो नहीं हो पाएगा। तो हमारा मोमेंटम, जैसे कि मास अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा हो तो मास ज्यादा होगा। तो इट्स डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसको हम लोग देखते हैं, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी, एंड वी दैट इज क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, दैट्स व्हाई केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? मोमेंटम। अब इसका हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, नाउ आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया, अब इनर्शिया डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इनर्शिया होता क्या। जैसे अगर ये मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ी तो ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो जब तक एफर्ट नहीं आएगा ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आके इसके मोशन को चेंज ना करे। या रेस्ट में है तो मोशन में ना, मोशन में है तो रेस्ट में करे, या इसके डायरेक्शन को चेंज करे, दैट इज। तो इनर्शिया को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनर्शिया इट इज इनएबिलिटी कर सकते हैं। इनएबिलिटी, एबिलिटी का अपोजिट इनएबिलिटी। ओके, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, it is an inability of a body to change its state of motion or rest by itself. समझ में आया कि ये तब तक अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक इस पे कोई फोर्स, जैसे कि आप कोई मतलब कि बोलोगे कि हवा तो हिला देता है, बट हवा भी एक फोर्स है। अगर कोई राउंड करते कोई वस्तु जमीन पे अचानक से रुक जाती है, लेकिन आप बोलेंगे मैम उससे तो कुछ नहीं रोका, नहीं रोका। देयर इज अ फोर्स दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो वस्तु रुक जाती है ग्राउंड पे। तो कोई ना कोई एफर्ट जरूरी होता है तभी, नहीं तो वो इनर्शिया में ही रहता है। इनर्शिया यानी कि उसके इनर्शिया वो उस पोजीशन को मेंटेन करता है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, रेस्ट से मोशन में अपने आप नहीं आ सकता। इनर्शिया के ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, मास नहीं कह सकते हैं। इसको डिपेंड करने के लिए हम आप कह सकते हैं कि इनर्शिया आपको 3 टाइप्स के होते हैं। इसके ऐसा यूनिट वगैरह नहीं होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया है, क्या क्या देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। रेस्ट से वो पोजीशन चेंज नहीं होगा।
अगर कोई वस्तु इनर्शिया ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको हम, मोशन, यानी अगर मोशन में है तो इट विल कीप ऑन itself in motion only. Okay, it will not change its position at any cost. And inertia of direction, ठीक है, तो डायरेक्शन का क्या होगा कि अगर कोई वस्तु इस डायरेक्शन में है तो इट विल नेवर कम इन दिस डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, और दैट इज नोन एज फोर्स. ठीक है, सो इनर्शिया के 3 टाइप्स हो गए. आपको ये समझ में आ गया. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. ओके, सो अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या, हम फर्स्ट लॉ है, 3 लॉ है उनके, सबको पता है. फर्स्ट लॉ देखते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ. तो फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के प्रिंसिपल पे ही काम करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं हम. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कहते हैं, व्हाट इट स्टेट्स. तो इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू, सेम प्रिंसिपल है. हमने इनर्शिया के बारे में जो चीज पढ़ी वही चीज है, इसको हम देखते हैं कैसे. एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन state of rest or of uniform motion or in a straight, या मैं शॉर्ट फॉर्म ही देते, straight line or uniform motion in a straight line unless or until unbalanced force is applied on it. So यही होगा हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा, चाहे वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है या वो स्ट्रेट लाइन में है. जब स्ट्रेट लाइन यानी कि वो अपनी डायरेक्शन को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्शन, जैसे ये मार्कर इस डायरेक्शन में, मैंने इसको इस पे कर दिया, मैंने एक एफर्ट डाला है, फोर्स डाला, एक्सटर्नल फोर्स डाला ना, तब इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, यानी कि इसके ये इनर्शिया में था, मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. ठीक है, तो तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स कोई अप्लाई ना हो. अगर हम रेस्ट में, अब अनबैलेंस कैसे कहेंगे, जैसे कि मैं रेस्ट में हूँ और अगर कोई बस रुकी रहती है और अचानक से चलती है तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं. क्यों हम आगे की तरफ नहीं, चूंकि स्पीड आगे की तरफ बढ़ती है, बट वी आर इन रेस्ट, तो हम एक झटके से आगे की ओर बढ़ते हैं. अगर हम मोशन में रहते, ब्रेक लगाते तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम चलते रहते हैं, अचानक हम रुक जाते हैं, दैट्स व्हाई हम पीछे की तरफ से जाते हैं. यहाँ मैंने इस मार्कर के थ्रू बताया कि इसका डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया. तो इनर्शिया में रहती है, इनर्शिया को हम लोग तोड़ते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग को समझ में आया है. अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं. ओके, सो हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इसमें ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो हम लोग इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा भी अभी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to
to the force, to that force, and is directed as that of force, and is directed as that of force. ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, F इक्वल टू ma। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। जैसे ये एक बॉडी है, यहाँ पे u इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल u हो गया, मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दैट इज v। ठीक है, तो इनिशियल को हम लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से करते हैं ना, तो p इनिशियल एंड p फाइनल, सॉरी इट्स f p फाइनल। तो और ये जो यहाँ पे क्या लगा, फोर्स। अच्छा, यहाँ टाइम क्या होगा, t लगेगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की है, तो कर सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाएगा, pi क्या होगा, mv माइनस mu एंड दैट इज t। ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए f इक्वल टू, अगर हम इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और m v माइनस u, m को कॉमन ले लिया मैंने, और t, ये हो सकता है। न्यूटन ने k की वैल्यू 1 निकाली है, तो फिर 1 का तो कुछ डालने का जरूरत नहीं होगा, m v माइनस u एंड दैट इज t। तो f इक्वल टू, ये कुछ याद आ रहा है, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, a, हम लोगों ने बहुत बार देखा है इसको, तो f इक्वल टू m a, ये हमारा प्रूवन हो गया, इट्स प्रूव्ड कि फोर्स इज, अगर मास एंड एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड देन इट कम, हमें फोर्स मिल जाएगा। तो ये f इक्वल टू m हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ओके, अब हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है देखते हैं। एवरी एक्शन, बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन, जैसे मैं इस पे अगर कोई प्रेशर फोर्स डाल रही हूं, तो यहां सामने से भी मुझे कोई फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल एंड अपोजिट, इसमें समझने वाली है। मान लो यहाँ पे एक m है जिसने F1 फोर्स लगाया, यहाँ पे भी वहां से F2 लगाया। ठीक है, यहाँ पे F1, तो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, और इधर से ये फोर्स, इस पे ये फोर्स लगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, F1 इक्वल टू F2, बट फर्क क्या है, डायरेक्शन का। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F2, बट देयर इज माइनस F2। सो दिस इज आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, रॉकेट, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। कि रॉकेट में जो वो एयर पे प्रेशर डालता है, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर उसको एयर से मिलता है, जिससे वो ऊपर की तरफ उठ पाता है और वो हो पाता है। ठीक है, सो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो हमने अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।